हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो बच्चे लोग? आशा करते हैं कि आप लोग का जो पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छा तरीके से चल रहा होगा और आप अपने नीट के एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, मेहनत जरूर कीजिए, आपका रिजल्ट आप तक बहुत ही अच्छी तरीके से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं वो क्लास 11 की फिजिक्स हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो आपका चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है ना, यानी चैप्टर का क्या नाम है आपका? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है ना, तो पहले चैप्टर का तो नाम लिख लेते हैं भैया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग का ये जो चैप्टर है ना, आपके 11th क्लास फिजिक्स का बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव चैप्टर है। बोले तो तुम्हारा क्या है कि इससे बहुत ही ज्यादा इसका नीट एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में इसका बहुत ही ज्यादा वेटेज होता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानी से, आसान तरीकों से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और अगर आप नीट में अपियर होने वाले हैं, 26 में अपियर होने वाले हो या 27 में अपियर होने वाले हो, तो आप बुक प्लेस एकेडमी को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। ठीक है ना, और इसके साथ ही आप बुक प्लेस एकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, अब आज का जो मेनली जो हम लोग का फोकस है इस चैप्टर में, वो क्या है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के हर एक क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चाहे वो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन हो, ठीक है, नीट का क्वेश्चन हो, जेईई का क्वेश्चन हो, मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका जो नीट का एग्जाम हो, जो जेईई का एग्जाम हो ना, बहुत अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, तो मेनली जो आज हम लोग का फोकस है वो कहाँ पे है? तुम्हारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब फिजिक्स की बात करते हैं और फिजिक्स में न्यूटन को नहीं जानते हैं तो भाई आप कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है ना, कि न्यूटन जो है ना, वो मैकेनिक्स का, आपके 11th फिजिक्स का, या बोले पूरे फिजिक्स का एक फाउंडेशन है, जिसको समझना बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए भी है और आपके लिए भी है, किसी भी व्यक्ति के लिए क्या है जो अच्छी तरीके से फिजिक्स को समझना चाहते हो, उनको न्यूटन्स का एक्सपेरिमेंट, न्यूटन का जो वर्क है वो समझना पड़ेगा, जो थियरी है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, लॉज ऑफ मोशन से। ठीक है, यानी आज का जो मेन फोकस है वो हम लोग बात करेंगे किस पर? लॉज ऑफ मोशन पे। अब लॉज ऑफ मोशन क्या होता है वो तो आपको पता है। यानी लॉज ऑफ मोशन ये बताता है तुम्हारा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा है, ठीक है, उसमें कैसा मोशन हो रहा है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट का कितना स्पीड होगा। जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है तो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है, जो वेलोसिटी है, वो बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो जो मोशंस के बारे में बताता है, मोशन की थियरी के बारे में बताता है कि मोशन कैसे होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं। ठीक है, और न्यूटन्स का हम लोग को पता है कि न्यूटन्स का लॉज कितना है? 3 लॉज है। ठीक है ना, न्यूटन्स लॉज कितना है तुम्हारा? 3 लॉज है। यानी लॉज ऑफ मोशन को हम लोग कितने पार्ट्स में यहाँ पे पढ़ेंगे? 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको बोला जाता है यहाँ पर क्या? न्यूटन्स फर्स्ट लॉज। ठीक है ना, फर्स्ट क्या है कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉज। सेकेंड हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्या? न्यूटन्स सेकेंड लॉज। और थर्ड में बात करेंगे हम लोग क्या? न्यूटन्स थर्ड लॉज। ठीक है, यानी इस वीडियोस में आपको क्या समझाया जाएगा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉज के बारे में समझाया जाएगा, न्यूटन सेकंड लॉज के बारे में समझाया जाएगा, और न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में आप लोग को समझाएंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, इसका क्या एप्लीकेशन है, और न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट यहां से क्या? न्यूटन फर्स्ट लॉ से। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लो न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, चलो तो बात करते हैं हम लोग क्या? न्यूटन्स फर्स्ट लॉज। ठीक है, अब देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉज में क्या बोलता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉज में ऐसा बोलता है, या हम लोग प्रैक्टिकली इसको समझ सकते हैं कि अगर मानिए कि आप शांत बैठे हुए हैं, क्या है कि आप एक जगह पे एक कुर्सी पर आराम से शांत बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप क्या है? शांत बैठे हुए हैं। अगर आपके पीछे से या आगे से, ठीक है, यानी आप पूरे के पूरे क्या है? शांत बैठे हुए हैं।
और कोई पीछे से एक पर्सन आया और आप पे एक झापट आपको क्या कर दिया, मार दिया, पीछे से आके मार दिया, तो बताओ आपका जो बॉडी मूवमेंट होगा वो चेंज होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो होगा। अगर मान लीजिए कि ये मार्कर मेरे हाथों में है, ठीक है, इस मार्कर को हम लोग क्या किए हुए हैं कि ये हाथ पे रख लिए, ठीक। अब ये बताओ कि ये मेरे हाथ पर कब तक रहेगा, ठीक है, यानी इस मेरे हाथ पर ये मार्कर कब तक रहेगा, जब तक हम इसको क्या कर लेंगे, या तो दूसरे हाथों से इसको उठा नहीं लेंगे, या कोई मेरे हाथों को अगर धक्का देता है तो ये क्या करेगा, अपना पोजीशन को चेंज करेगा, ठीक है ना, या कोई बाहर से आके इसको उठाता है, उठाने का मतलब कि फोर्स लगाता है, तब ये क्या करेगा, अपने पोजीशन को चेंज करेगा, ठीक है ना। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कहता है क्या, एवरीबॉडी कंटिन्यूज, ठीक है, एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, चलो ये समझते क्या है यहाँ पे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि एवरीबॉडी कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कहता है कि कोई भी वस्तु अगर रेस्ट में है, रेस्ट कहने का मतलब कि उसका वेलोसिटी कितना है, 0 है। अगर कोई भी वस्तु अगर रखी हुई है, शांत है, तो वो शांत ही रहेगा, कब तक, ठीक है ना। कहता है और इन यूनिफॉर्म मोशन, या मान लो तुम्हारा कि कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे क्या है, रोड है, ठीक है ना, मान लेते हैं क्या है, रोड है, ठीक है, और रोड पर क्या कर रहा है कि कोई एक साइकिल चला रहा है, और ये साइकिल क्या कर रहा है तुम्हारा कि 5 मीटर पर मीटर के स्पीड से क्या कर रहा है, जा रहा है आगे की ओर, ठीक है ना। तो कहता है फर्स्ट लॉ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो तब तक रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक उस पर हम लोग क्या करते हैं, कोई एडिशनल फोर्स लगाते हैं या नहीं, ठीक है ना। यानी ऐसा हम लोग रियलाइज कर सकते हैं ना कि मान यहाँ पर कि हम क्या कर रहे थे, ठीक है, मान लेते हैं क्या तुम्हारा कि ये एक रोड है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा रोड है, और इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं आराम से, पैदल पैदल जा रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम आराम से क्या कर रहे हैं कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अगर मान ले कि पीछे से आया एक ट्रक वाला, ठीक है, क्या आया तुम्हारा, ट्रक वाला आया और हमको ठोकर मारा, ठीक है ना। हम कितने स्पीड से चल रहे थे, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहे थे, और कोई ट्रक वाला आया और हमको क्या किया, टक्कर मारा। तो बताओ कि मेरा जो स्पीड है वो बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो पीछे से टक्कर जब मारा, तो टक्कर मारने का काम क्या होता है तुम्हारा कि यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाइड हो रहा है, क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। यानी हम जो शांत चल रहे थे, तो शांत आराम से चलते जा रहे, तो मेरा स्पीड जो था क्या, वो कांस्टेंट था, और जो स्पीड कांस्टेंट होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। तो हम तो यूनिफॉर्म मोशन में थे और पीछे से आया ट्रक वाला हमको क्या कर दिया, टक्कर मार दिया। अब ट्रक टक्कर मारा तो स्पीड मेरा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और टक्कर मारने का मतलब होता है क्या कि हम पर कोई पीछे से क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तब उस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, उसका स्पीड चेंज हो जाएगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट से कहां पे चला जाएगा, तो ये मोशन में चला जाएगा। कब, जब तक हम कोई उस पर एडिशनल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म मोशन में होगा। बात है समझ में। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉज है, एवरीबॉडी कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट or in uniform motion unless it is compelled to change that state of force imposed upon it। बातें समझ में, ठीक है ना। यानी कोई ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, जब तक कोई इस पर एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्स अप्लाई नहीं करता है, ठीक है ना। तो मान ले तुम्हारा कि अगर यहाँ पे स्टेटमेंट में तुम्हारा क्वेश्चन अगर फंसाने का कोशिश किया, ठीक है ना, अगर मान कि हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो नॉट इक्वल टू 0 न्यूटन, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि 0 नहीं है, उस पर टोटल जो फोर्स लग रहा है वो 0 के बराबर नहीं है,
तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो रेस्ट से कहां पे चला जाएगा, तुम्हारा मोशन में चला जाएगा। बोल सही है कि नहीं है, ठीक है ना। यानी कोई ऑब्जेक्ट पर टोटल वर्किंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो नहीं होता है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट से कहां पे चला जाएगा, तुम्हारा मोशन में चला जाएगा। कहां पे चला जाएगा, तुम्हारा रेस्ट से मोशन में चला जाएगा। बात ही समझ में। अगर ऑब्जेक्ट पर टोटल फोर्स अगर कितना हो जाए, नेट फोर्स कितना हो जाए, जीरो हो जाए। किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितना, जीरो हो जाए। याद रखना, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा ना, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में ही बना रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में ही होगा, ठीक है ना। यानी कोई ऑब्जेक्ट पर अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होता है तो वह रेस्ट में ही रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो के बराबर नहीं होता है तो वह रेस्ट से कहां पे चला जाएगा, मोशन में चला जाएगा। मोशन से कहां पे चला जाएगा, तुम्हारा रेस्ट में चला जाएगा। कहने का मतलब तुम्हारा कि अगर एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नॉट जीरो देन द ऑब्जेक्ट इन रेस्ट मोशन फ्रॉम क्या, तुम्हारा रेस्ट, ठीक है ना। या तुम्हारा क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड में होगा, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन में होगा। बात समझ में, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्या, न्यूटन्स फर्स्ट लॉज था, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, न्यूटन्स सेकंड लॉज की बात करते हैं। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, न्यूटन्स सेकंड लॉज की बात करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं, न्यूटन सेकंड लॉज को। अब देखो न्यूटन सेकंड लॉज, हम लोग क्या करते हैं ना कि 9th क्लास में पढ़े होंगे तो फोर्स इज इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग, एम ए पढ़े हैं, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़े हैं, ठीक है ना। यानी न्यूटन सेकंड लॉज क्या बताता है, ये बताता है डेरिवेशन ऑफ तुम्हारा क्या, फोर्स फार्मूलाज, ठीक है ना। यानी न्यूटन सेकंड लॉज में हमको पता चलेगा क्या कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है ना। क्या होगा तुम्हारा, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। और ये फोर्स इज इक्वल टू एम ए जो होता है वो कैसे डिराइव्ड होता है, तो इसके बारे में कौन बताएगा तुम्हारे यहाँ पे, न्यूटन सेकंड लॉज बताएगा, ठीक है ना। अब न्यूटन सेकंड लॉज में क्या बोलता है कि फोर्स जो होता है ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंजेस इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर या कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फोर्स लगाता है, अगर इसको हमको कैलकुलेट करना है ना तो इससे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, चेंजेस इन मोमेंटम, ठीक है ना। अब मोमेंटम क्या होता है सो समझेंगे, यानी फोर्स होता है किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला या लगाने वाला, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तुम्हारा चेंजेस इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। अब देख मोमेंटम कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल दिया तुम्हारा, डेल पी, ठीक है ना। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोला, डेल पी बोला। एफ जो होता है ना, ये क्या है तुम्हारा फोर्स है, और डेल पी जो है ना इसको हम लोग लिखते हैं क्या, चेंजेस इन मोमेंटम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, चेंजेस इन मोमेंटम। तो एफ से क्या हो जाएगा तुम्हारा फोर्स हो जाएगा, और डेल पी से हम लोग लिखते हैं क्या, चेंजेस इन मोमेंटम। तो तुमको स्टेटमेंट याद करना है कि न्यूटन सेकंड लॉज में क्या बोलता है। तो न्यूटन सेकंड लॉज में क्या बोला जाता है कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंजेस इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी, ठीक है। अब ऐसा क्या होता है आप पता करते हैं लोग नेक्स्ट में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात किए हैं क्या, मोमेंटम की बात की है। किसकी बात की है, मोमेंटम। अब मोमेंटम बोले तो तुम्हारा हिंदी में इसको बोल जाता है क्या, तुम्हारा संवेग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, संवेग बोलेंगे। और मोमेंटम जो होता है ये प्रोडक्ट होता है क्या, मास इनटू वेलोसिटी का होता है। किसका होता है तुम्हारा बच्चा, मास इनटू वेलोसिटी। यानी मोमेंटम किसका, तुम्हारा मैग्नीट्यूड है तुम्हारा। तो मोमेंटम जो होता है वो मैग्नीट्यूड किसका होता है, मास और वेलोसिटी का होता है। मोमेंटम किसका मैग्नीट्यूड होता है, मास और वेलोसिटी का। याद करो मोमेंटम किसका वेलोसिटी किसका मैग्नीट्यूड होता है। तो जब मास किसी ऑब्जेक्ट का मास और उसका जो स्पीड जो वेलोसिटी होता है उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या आता है तुम्हारा, मोमेंटम आता है। क्या आएगा बच्चा, मोमेंटम आएगा, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आया। अब मोमेंटम क्या होता है तो समझते हैं। तो यहां तो हम लोग समझ ले कि मोमेंटम क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब देख मास जो होता है वो क्या होता है, m, और वेलोसिटी क्या होता है, या हो सकता है v या u। तो हमको यहाँ पे समझना है कि मान तुम्हारा कि तुम क्या हुए हो कि घर पर बैठे हुए हो, ठीक है ना, रूम में बैठे हुए हो। तो तुम्हारा कितना है, स्पीड 0 है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रहता है
तो उसका स्पीड कितना 0 है। तो तुम घर पे बैठे हुए एक रूम में बैठे हुए हो, ठीक है ना, और इधर से मम्मी चिल्लाई, ठीक है ना, और मम्मी कहाँ पे है, किचन में है। कहाँ पे है तुम्हारा, किचन में, ठीक है ना, यानी मम्मी कहाँ पे बैठी हुई है, किचन में बैठी हुई है, और तुम अपने रूम में आराम से रेस्ट में बैठे हुए हो, यानी आराम से सोफा पर बैठ के यूट्यूब का मजा ले रहे हो, इंस्टाग्राम का मजा ले रहे हो, ठीक है ना। तो जब बैठ के तुम क्या कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूट्यूब का मजा ले रहे हो, तो उसमें तुम्हारा बॉडी का जो मूवमेंट जो होता है, जो स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है, वो कितना हो जाएगा, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जब हम बैठे हुए रहते हैं तो हम लोग का स्पीड कितना होता है, वेलोसिटी कितना होता है, तो 0 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड, और ये जो 0 मीटर पर सेकेंड है ना, वो कैसा वेलोसिटी है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है। क्या होगा तुम्हारा, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या करते हैं, u से डिनोट करते हैं। अब बता तुम्हारे कि मम्मी जो है आवाज लगाए, ठीक है, कि इधर आओ, तो तुम्हारे कानों तक गया, तुम क्या किया कि भागना, यहाँ से जैसे ही मम्मी चिल्लाई तो तुम यहाँ से क्या था कि रेस्ट में था, यहाँ से उठा और चलना शुरू कर दिया और पहुंच गया कहाँ पे, किचन में पहुंच गए, ठीक है। तो यहाँ से रूम से चलकर तुम यहाँ पर पहुंचे, तो तुम्हारा कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा, तुम्हारा कुछ ना कुछ तो स्पीड होगा। तो बताओ स्पीड जो था वो 0 मीटर पर सेकंड से चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो ऑब्वियस है तुम्हारा कि वेलोसिटी क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या, रेस्ट से हम लोग कहाँ पे आ गए, मोशन में आ गए। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरा कितना था, u मीटर पर सेकंड था, अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया तुम्हारा, v मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है तुम्हारा कि हम लोग जो बात किए हैं कि मास इनटू वेलोसिटी का, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम अगर हम लोग को कैलकुलेट करना हो, क्या कैलकुलेट करना हो, इनिशियल मोमेंटम, यानी शुरुआती संवेग अगर हम लोग को कैलकुलेट करना हो ना, तो इनिशियल मोमेंटम में क्या करेंगे कि मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी से क्या कर लेंगे हम लोग, गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी से गुना करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ पे, इनिशियल मोमेंटम मिलेगा। क्या मिलेगा, इनिशियल मोमेंटम। यानी इनिशियल मोमेंटम अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी करना पड़ेगा। अब देख मास तो m है, अगर बता कि तुम रूम से उठकर किचन तक गए हो तो तुम्हारा तो मास तो चेंज नहीं ना हुआ है। मास तुम्हारा जो था 20 केजी, 30 केजी, 50 केजी जो था वही तो तुम्हारा किचन में भी मास होगा ना, ठीक है। तो मास तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, मास क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितना है, u है। तो m इंटू यू, ये मेरा क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम आ गया। अगर यहीं पर अगर हमको बोला जाए क्या कैलकुलेट करने के लिए, फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए, तो फाइनल मोमेंटम में क्या होगा, सेम है प्रोसेस, मास इनटू क्या तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी। क्या होगा तुम्हारा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो ये बता तुम्हारा कि मास तो m है, मास क्या है, m है, और फाइनल वेलोसिटी की बात करते तो क्या होगा, v हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है ना। यानी फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, v हो जाएगा, ठीक है। बात ही समझ में आया ना, बता, ठीक है। तो यहां पर देख कि फाइनल वेलोसिटी मेरा कितना हो गया, m इंटू वी, ठीक है ना। ये फाइनल मोमेंटम हो गया pf, और इनिशियल मोमेंटम क्या है तुम्हारा, m इंटू तुम्हारा क्या है, u है। और न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम लोग क्या पढ़ते हैं कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, चेंजेस इन मोमेंटम का होता है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, डेल पी बाई डेल टी हो गया, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो डेल पी बाई क्या हो गया तुम्हारा, डेल टी हो गया, ठीक है। अब देख फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी जो है, यानी डेल पी मतलब तुम्हारा क्या, फाइनल मोमेंटम, क्या है तुम्हारा फाइनल मोमेंटम, और माइनस क्या है तुम्हारा यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम, क्या है तुम्हारा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब देख फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम कितना मेरा रहा है यहाँ पे, तो फाइनल मोमेंटम क्या है तुम्हारा, एम बी क्या है यहाँ पे, फाइनल मोमेंटम है, क्या है तुम्हारा फाइनल मोमेंटम। तो एम बी क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम हो गया, और माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, एम यू हो गया, और नीचे क्या है टाइम टेकन, यानी इसके बीच में जो टाइम लगा है सो है, ठीक है ना। तो ये समझ में आया, फाइनल मोमेंटम कितना, पी एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी, ठीक है ना, और इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू यू। और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग बोलते हैं क्या तुम्हारा, डेल पी बाई डेल टी बोलते हैं। तो देख तुम्हारा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डेल टी, डेल पी बाई क्या हो गया तुम्हारा, डेल टी हो गया, ठीक है ना। बात ही समझ में। अब आगे नहीं चलते हम लोग यहाँ पे
देख बच्चे यहाँ पे, अब यहाँ पे देख कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, इसको कर सकते हैं v माइनस यू और बाई क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और देख v माइनस यू बाई टी, इसको क्या a नहीं लिख सकते हैं क्या? ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन चैप्टर में, तो ये v माइनस यू बराबर क्या होता है एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है तुम्हारा एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे एम ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा एम ए, यानी v माइनस यू बाई टी ये क्या हो जाता है एक्सेलरेशन हो जाएगा। v माइनस यू बाई टी क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया एम ए हो गया। क्या हो गया फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो एम से क्या हो जाएगा यहाँ पे मास हो जाएगी, और v से क्या हो जाएगा ए से क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन होगा। तो बताइए क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है ना, तो तुमको क्या समझ में आया? ठीक है, यानी यहाँ पे क्या समझना है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या है एम ए है, एम ए है, और एम ए अगर कैलकुलेट करना होगा तो हमको ध्यान कहाँ पे देना पड़ेगा इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम पे, और उसके बीच जो टाइम टेकन होता है उस पर, और फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और एक्सेलरेशन अगर हमको मिल जाएगा तुम्हारा तो उसमें मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? बोल हाँ या ना, जल्दी बोल, समझ में आया कि नहीं आया? बता दे बच्चा। चलो इस पर क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे, देखते हैं क्वेश्चन है क्या नहीं है, देख लेते हैं बच्चा। देख लेते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। चलो ये क्या हो गया तुम्हारा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, अगर मान के फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है जो चलना कहां से शुरू करता है रेस्ट में, एंड अचीव क्या एंड अचीव 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। कितना सेकेंड में तुम्हारा 10 सेकेंड। देन फाइंड आउट फोर्स, ठीक है, यानी कोई बोल दे तुम्हारा कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग मूविंग फ्रॉम क्या रेस्ट, ठीक है, एंड अचीव 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, देन फाइंड आउट फोर्स, ठीक है। और अगर मान ले कि ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 10 केजी मान लेते हैं, कितना है 10 केजी, यानी कोई 10 केजी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, वो क्या किया तुम्हारा कि 10 केजी का ये ऑब्जेक्ट है, वो पहले कितना था रेस्ट में था, और रेस्ट से ये क्या किया तुम्हारा चलना शुरू किया, जिसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, और 0 से 20 मीटर पर सेकंड अचीव होने में कितना सेकंड लगा तुम्हारा 10 सेकंड लगा। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स कैलकुलेट करना है तो हमको क्या याद करके रखना है, या तो एम याद करके रखो, या तुम्हारा क्या एम माइनस यू बाई क्या तुम्हारा टी याद करके रखो, ठीक है ना। तो जब ऐसा क्वेश्चन है ना बच्चा, तुमको करना क्या है कि फोर्स इज इक्वल टू एम हमको तो याद है, अब क्या करना है तुम्हारा कि ए की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं v माइनस यू बाई तुम्हारा क्या t, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया m इंटू वी माइनस यू बाई टी। अब देख कि फाइनल वेलोसिटी मेरे पास कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, कितना है तुम्हारा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 माइनस, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या 0 हो गया, और मास जो है ऑब्जेक्ट का वो कितना है 10 केजी है, कितना है तुम्हारा 10 केजी है, तो इंटू क्या कर दिए 10 कर दिए, ठीक है, और टाइम टेकन कितना है तुम्हारा इसमें तो 10 सेकंड है, कितना है तुम्हारा 10 सेकंड है। तो देख 10 इंटू 20 और भाई क्या 10 से 10 खत्म, तो कितना आ गया 20 न्यूटन आ गया। क्या आ गया तुम्हारा 20 न्यूटन आ गया। यानी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना शुरू करता है
और वो क्या होता है 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड अचीव कर लेता है, तो उसके द्वारा जो फोर्स अप्लाइड होगा वो कितना होगा तुम्हारा, फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट तुम्हारा 20 न्यूटन होगा। क्या होगा तुम्हारा 20 न्यूटन होगा। आई बात समझ में? ये बता हाँ कि ना? ठीक है, आया कि नहीं आया? चलो चलो जी, ये समझ में आ गया तुम। अब हम लोग करेंगे कि एनसीईआरटी का बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, जो तुम्हारा पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर करके रख देगा। और ये जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन है तुम्हारा डिफरेंशियल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है तुम्हारा? डिफरेंशियल फॉर्म में है, ठीक है ना। यानी डिफरेंस जो हम लोग पढ़ते हैं, कैलकुलस जो पढ़ते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, तो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। देखना इस एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन देखना, ठीक है ना, यहाँ से तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देख कहता है तुम्हारा यहाँ पे एनसीईआरटी का ये एग्जांपल नंबर 4.3 है। कहता है कि द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m, यानी कहता है कि कोई मास m का बॉडी है जो बोल रहा है तुम्हारा डिस्क्राइब्ड बाय y इक्वल टू ut प्लस में हाफ gt स्क्वायर। क्या है तुम्हारा? ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। कहता है तुम्हारा कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स यानी क्या बोलता है कि कोई m द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट है, मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, यानी मास कितना दिया? m दे दिया, ठीक है। और कहता है कि वो y के डायरेक्शन में जो है वो कितना दूरी तय करता है? हाफ इंटू तुम्हारा क्या है? ut प्लस हाफ इंटू gt स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स कैलकुलेट करना है। तो जब फोर्स कैलकुलेट करना है ना बच्चा यहाँ पे, तो F हम लोग क्या पढ़ते हैं कि F बराबर ma पढ़ते हैं, ठीक है। और इस F बराबर ma को हम लोग क्या कर सकते हैं? m इंटू dv/dt कर सकते हैं क्या? हाँ या ना बता? डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं? dv/dt लिख सकते हैं, ठीक है। अब देख कि m इंटू तुम्हारा, अब ये क्या दिया हुआ है तुम्हारा यहाँ पे? ये देख तुम्हारा ये y बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम लोग फिर क्या कर सकते हैं? 1/dt। क्या है तुम्हारा? 1/dt। सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट यहाँ पे करना पड़ेगा, ऐसा जब क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हमको dv कैलकुलेट करना है, यानी क्या? वेलोसिटी। क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी। तो हम लोग जब वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं ना तो क्या लिखते हैं? dy/dt। क्या लिखते हैं तुम्हारा? dy/dt। डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हम लोग को जब वेलोसिटी कैलकुलेट करना होता है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? dy/dt लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख dv इक्वल टू dy/dt। अब ये देखो ut क्या है तुम्हारे यहाँ पे? ut और प्लस में हाफ gt स्क्वायर है, ठीक है। अब देख डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dt ये ut और प्लस में हाफ क्या तुम्हारा यहाँ पे? dy/dt और ये क्या हो गया? हाफ gt स्क्वायर हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? हाफ gt स्क्वायर हो गया। अब देख tt का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, और प्लस में तुम्हारा क्या? ये हाफ इंटू क्या होगा? g बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। और t स्क्वायर का हो गया क्या तुम्हारा? 2 और इंटू क्या होगा? t हो जाएगा। अब देख u प्लस में क्या तुम्हारा? ये 2 से 2 खत्म हो गया तो बच क्या गया तुम्हारा? u प्लस में gt हो गया। तो ये किसका वैल्यू निकला मेरा यहाँ पे? तो v का वैल्यू निकल गया, ठीक है ना, वेलोसिटी। यानी जब हमको क्या करना पड़ेगा कि वेलोसिटी अगर निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या कर लेंगे हम लोग? डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो मेरा क्या हो गया? वेलोसिटी निकल गया, यानी v इक्वल टू क्या? u प्लस gt निकल गया, ठीक है ना। और जब v प्लस u प्लस gt निकल गया यहाँ पे, तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा? ठीक है, इसको हो गया तो देखिए पहले। अब यहां पर देख कि देखो यहाँ पे अब हमको क्या है कि फार्मूलाज में F बराबर में क्या है? ma है, ठीक है। और एक्सेलरेशन निकालना होता है ना तो हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? dv/dt। क्या करते हैं? dv/dt, यानी वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करते हैं। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u प्लस में क्या होगा? gt आ गया। क्या आ गया तुम्हारा? u प्लस में gt, क्योंकि v का वैल्यू क्या है? v इक्वल टू u प्लस क्या है तुम्हारा? gt है। अब देख किसी भी कांस्टेंट का जो होता है ना, किसी भी कांस्टेंट का याद रखना, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा? 0 हो गया, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ऐसे कर सकते हैं dv/dt u हो गया और प्लस में dy/dt, ये क्या हो गया तुम्हारा? gt हो गया।
अब देखो u का डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, और d बाई dt का डिफरेंशिएशन करेंगे तुम्हारा तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा क्या तुम्हारे यहाँ पे g आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन का मान कितना आ गया तुम्हारा, g आ गया। कितना आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन का मान, g आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको डिस्प्लेसमेंट का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन a बराबर कितना आ गया तुम्हारा, g आ गया। तो जब देख a बराबर तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना आ गया, g आ गया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पे कि फोर्स इज इक्वल टू क्या है, m में पढ़ते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू m में जब पढ़ते हैं तो मास इंटू a का वैल्यू कितना है तुम्हारे यहाँ पे, g आ गया। तो ये क्या हो गया, F इज इक्वल टू तुम्हारा क्या, mg आ गया। तो यहाँ से देख दो फॉर्मूला, एक तो F बराबर क्या m है, और दूसरा F बराबर क्या, mg। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट के फॉर्म में कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये टोटल का टोटल क्या है आपका प्रोसेस यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अगर कोई दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हो, फिर से अपने कमेंट बॉक्स में हमसे जुड़ के व्हाट्सएप के थ्रू कुछ भी थ्रू, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू आप जो भी क्वेश्चन का डाउट रेज है वो डाउट नीचे भेज देना, ठीक है ना। तब तक ये अपना ख्याल रखे, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, और परिवार का ध्यान रखे। हरे कृष्ण।